Hello students, now today we will study the new chapter solution. तो सॉल्यूशन के बच्चों क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं और इसकी कड़ी में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी। एडवांटेज तो समझने का तरीका बच्चों बेस्ट ये है, पहले पता तो हो मोलारिटी। मोलारिटी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, कैसे रिलेट करती है सॉल्यूट से और सॉल्यूशन से। जैसे बच्चों सबसे पहला है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं और ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डाले हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी। एंड व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी को बच्चों कैपिटल M से डिनोट करते हैं और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम यहां क्या करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब मोलैलिटी हमारी पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है और मोलैरिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। जब हम बच्चों टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो मास में कोई बदलाव नहीं आता। अगर मास में चेंज नहीं आएगा, सॉल्वेंट के मास की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में एक्सपेंड। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो बच्चों मोलैलिटी घट जाएगी, राइट। तो इस तरीके से बच्चों मोलैलिटी का एडवांटेज ये है कि टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि मोलैरिटी चेंज हो जाती है। आगे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन राइट द आंसर इन वेरी सिंपल वर्ड्स। मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बट मोलैलिटी नॉट। नेक्स्ट है बच्चों, why molar solution of a solute in water is more concentrated than molar solution। अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन लें, किसके अंदर, सॉल्वेंट क्या है बच्चों, पानी, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा रादर देन अगर हम पानी के अंदर ही 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो बच्चों ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर हम कह रहे हैं 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया हमने, तो यहां पर बच्चों क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। कहने का मतलब 1 मोल सॉल्यूट अगर 1 मोलर है तो वो कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। और जब हम 1 मोलर लेते हैं तो मोलर में क्या होगा बच्चों, 1 मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर है। अगर सॉल्वेंट देखें हम ग्राम्स के अंदर तो कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। और अगर हम ये भी देखें, ये भी 1 मोल सॉल्यूट है मगर सॉल्यूशन हमारा सॉल्वेंट से ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट भी डिसॉल्व हो रखा है। तो जो अमाउंट है सॉल्वेंट की वो बच्चों सॉल्यूशन से तो कम ही होगी। कहने का मतलब जो सॉल्वेंट है दैट विल बी लेस देन 1000 ग्राम। और अगर जब सॉल्वेंट 1000 ग्राम से कम होगा तो अगर दोनों जगह पर बच्चों हम यही केजी 1000 ग्राम को कंपेयर कर लें तो डिनोमिनेटर में अगर इसी मोलैरिटी वाले को हम मोलैलिटी के टर्म्स में देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर वैल्यू 1000 से डाउन जा रही है, कम जा रही है, तो इन दैट केस द मोलैलिटी विल मूव अप। यानी 1 मोलर सॉल्यूशन तो हमने 1 मोलर बनाया ही है,
मगर जो 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया है, इफ वी फाइंड आउट इट्स मोलालिटी, it will be more. Why it will be more? Because mass of the solvent there will be less. It will be lesser than 1000 gram. तो आप बच्चों इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, quantity of solute is same, that is 1 mole in both the case. If we are taking 1 molar and 1 molar, but in molar solution mass of the solvent is less than 1000 gram. So here the answer is written in very simple words. You can note down this answer. Next question है बच्चों, what are homogeneous and heterogeneous solution, and explain taking examples. होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं उनका कोई सेपरेट बाउंड्री ना दिखाई दे. दे आर सो वेल मिक्स्ड वी कैन नॉट सी द टू डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. दैट विल बी कॉल्ड एज होमोजीनियस सॉल्यूशन. अगर अल्कोहल को हम पानी में मिलाएं तो आप अल्कोहल और वाटर की बाउंड्री को सेपरेटली नहीं ऑब्जर्व कर सकते. दे आर सो वेल मिक्स्ड. इफ द बाउंड्री कैन बी सीन, then that type of solution will be called as heterogeneous solution. It will have the distinct boundary. जैसे बच्चों अगर हम क्या करें, कंकड़ में मिट्टी देखें, मिट्टी और कंकड़ अलग अलग नजर आएंगे आपको, है ना. अगर आप इसको मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वेल मिक्स नहीं होंगे. यू कैन इजीली सीन देयर डिफरेंट बाउंड्रीज. A line can be seen which is just separating that two. तो अगर बच्चों मिक्सिंग यूनिफॉर्म ना हो, we are getting the different composition at different part of the solution, then it is called as heterogeneous solution. But if they are so well mixed, we have the same composition at every part of the solution, then it is called as homogeneous mixture. Now you can write the answer. Homogeneous solution की क्या definition बनी? No distinct boundary. आगे, their component can't be separated by filtration, centrifugation, etc. ये सिंपल टेक्निक अप्लाई जो हम करते हैं बच्चों, इन टेक्निक से कंपोनेंट सेपरेट नहीं होने चाहिए. दे आर सो वेल मिक्स्ड इवन आफ्टर फिल्टरेशन, बोथ द कंपोनेंट शुड कम आउट ऑफ इट. नेक्स्ट इसका हेट्रोजीनियस बच्चों. हेट्रोजीनियस कौन सा मिक्सचर था या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन? ये वो मिक्सचर है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस. देयर कंपोनेंट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई. उनके कंपोनेंट को, उनकी बाउंड्री को अलग से देख सकते हैं. और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देयर प्रॉपर्टी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. एग्जाम्पल सॉइल, rock, a mixture of sulfur and sand, etc. Right बच्चों? Next question है, why the mountain streams often contain fewer living things than the equivalent stream at sea level. तो पहाड़ों पर क्या हो जाएगा बच्चों? क्यों वहां पर लिविंग थिंग्स नहीं होंगी? At mountains, higher level, pressure of air is less, pressure of oxygen is less. और बच्चों जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस लेना जीवों के लिए मुश्किल हो जाएगा. For the living thing to breathe, it will become very difficult for them, and thus there will be fewer living things at the mountains. ठीक है, तो वहां पर जो भी आप स्ट्रीम्स देखेंगे वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा. ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. बट एट द सी लेवल देयर इज ए लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दैट विल क्रिएट हाई प्रेशर, एंड thus the amount of oxygen which is dissolved in that stream will be sufficient for the survival of
living things. So you can write the answer. On mountains, due to low pressure, there is low concentration of dissolved oxygen. Thus, the stream contain fewer living things. Now, next. Ether and spirit gives a cooling sensation on rubbing on the skin. बच्चों ये जो ईथर है या स्पिरिट है, इनका अगर हम देखें तो इनका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है बहुत कम है. ये क्या करेंगे, अगर इसको आप स्किन पर लगाओगे तो ये स्किन पर लगते ही इवेपोरेट होंगे. दे विल टेक एनर्जी फ्रॉम द स्किन एंड विल इवेपोरेट. तो अब बच्चों इवेपोरेशन के लिए क्या किया इन्होंने, दे टुक द एनर्जी फ्रॉम द स्किन एंड व्हेन द हीट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर स्किन, सो व्हाट विल हैपन, यू विल फील कूलिंग सेंसेशन. राइट बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. You can note it as they absorb energy from the body and evaporate. Due to loss of heat energy, cooling is observed. अगर हमारे स्किन ने हीट एनर्जी लूज की है तो वहां पर हमें कूलिंग महसूस होगी. नेक्स्ट है बच्चों, स्टेट हेनरीज लॉ and mention one important application of it. Henry's law बच्चों गैस की solubility के बारे में बताता है. For example, let we have this container and this is the water inside, और इसके ऊपर बच्चों ये गैस है. जितना हमने प्रेशर लगाया उसके हिसाब से कुछ गैस डिसॉल्व होगी और कुछ इस लिक्विड सरफेस के ऊपर रहेगी. अगर हम यहां पर बच्चों प्रेशर बढ़ा देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, नाउ दिस पिस्टन विल मूव डाउन एंड नाउ द गैस which is occupying just above this water level or any liquid in which we are dissolving, that volume will decrease, which will create high pressure, and thus more of the gas will move inside that liquid. जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना गैस पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व कर जाएगी. सो हेनरीज लॉ को हम मैथमेटिकली कह सकते हैं बच्चों कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. दिस इज द सॉल्युबिलिटी. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH. व्हाट इज KH? KH इज हेनरीज कांस्टेंट. ग्राफ अगर देखना हो बच्चों, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन. अच्छा, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH क्या होगा, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग द कांस्टेंट प्रेशर, इफ द वैल्यू ऑफ X इज मोर, सो इन दैट केस दैट गैस विल हैव द लेसर वैल्यू ऑफ KH. तो यहां पर बच्चों सॉल्युबिलिटी का KH से क्या रिलेशन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. If the value of KH for some of the gas is given to you, then the gas which has the lowest value of KH will be having the highest solubility and vice versa. क्यों बच्चों हम इसकी अगर एप्लीकेशन डिस्कस करें, सोडा वाटर बॉटल को हाई प्रेशर पर सील करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाए. हाइट पर, माउंटेन्स पर क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, क्योंकि माउंटेन्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी एंड दस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ. इवन प्लेन में जब यात्री जाते हैं तो अगेन जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए मास्क होते हैं, ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती है, बिकॉज एट हाइट देयर इज लो प्रेशर ऑफ एयर, सो लेस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड द पर्सन विल मे फील डिफिकल्टी. तो बच्चों इसका आंसर आप नोट करो. कांस्टेंट टेम्परेचर पर solubility of a gas is proportional to pressure of the gas above the liquid. तो यहां लिख सकते हो बच्चों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility and proportionality constant is the Henry's constant.
And what is its application? The first, only one application I have shown here. Soda water bottles are sealed under high pressure so that the maximum gas could dissolve. Question number 7 है बच्चों. Gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. We are saying the gas A is more soluble. Which one of the two gases will have the higher value of Henry's constant? तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? जो KH है that is inversely proportional to solubility. तो यहां पर जो लेस सॉल्युबल होगा उसका KH ज्यादा होगा. So KH of B will be greater than KH of A. Right बच्चों? I hope आपको क्लियर हुआ होगा. Solubility of gas is inversely proportional to KH. Hence KH of A is less than KH of B. 8th question है, why gases do always tends to be less soluble in liquid as temperature is increased? बच्चों गैस जो घुली हुई है वो एनर्जी गेन करेगी तो लिक्विड की सरफेस को या लिक्विड को छोड़ेगी ही छोड़ेगी. और ली चैटलियर की सेंस में हम समझ सकते हैं जब सॉल्वेंट में हम गैस को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों? वो डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन बन जाएगा. एंड ऑलवेज दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एनर्जी निकलती है. अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. वी आर सप्लाइंग हीट. सो टू कंज्यूम दैट हीट it will shift the reaction or this process in the backward direction. So what's that backward direction? The solvent and the gas will separate out. Therefore the solubility of gas will decrease. Now you can note down the answer. As the dissolution is exothermic, thus on heating dissolved gas escapes. Right बच्चों? Suggest the most important type of the intermolecular attraction, attractive force in the following. N-hexane, N-octane बच्चों ये हमारे दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं तो इसमें हमारी वीक वंडरवाल फोर्स होगी बच्चों जिसको हम लंदन फोर्स कहते हैं. I2 एंड CCl4 ये भी दोनों नॉन पोलर है बच्चों, इसमें भी वीक वंडरवाल फोर्स है. NaClO4 ये बच्चों सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है. वाटर कैसा है बच्चों? पोलर है. तो यहां पर फोर्स कौन सी होगी? आयन और डाइपोल अट्रैक्शन होगा. नेक्स्ट बच्चों मीथेनॉल एंड एसीटोन. मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसीटोन में भी पोलैरिटी होती है. तो बच्चों दोनों डाइपोल डाइपोल हैं तो हियर वी कैन राइट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा. एंड एट लास्ट एसीटोनाइट्राइल एक पोलर मॉलिक्यूल, एसीटोन में भी पोलैरिटी है तो इन दिस केस ऑल्सो वी विल हैव द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. सो यू कैन नोट डाउन दिस. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड देयर वाज लंदन डिस्पर्सिव फोर्स जिसको हमने वीक वेंडरवाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. वीक वेंडरवाल फोर्स. थर्ड में आयन डाइपोल था जिसमें NaClO4 और वाटर था और बाकी बच्चों दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्थ और फिफ्थ में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. Amongst the following compound, identify which are insoluble, partly soluble and highly soluble. पानी के अंदर तो बच्चों वही डिसॉल्व करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. तो हाईली सॉल्युबल में फिनोल बच्चों नहीं, इसमें नॉन पोलर बेंजीन रिंग है. फॉर्मिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बच्चों तो दिस वन इज हाईली सॉल्युबल. नंबर थर्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल बच्चों इसके पास दो OH होते हैं CH2OH CH2OH. दिस विल बी हाईली सॉल्युबल. एंड फिनोल विल बी लेस सॉल्युबल. बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहेंगे इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल में कौन सा आएगा?
ये आएगा बच्चों टॉलिन, क्योंकि इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, क्लोरोफॉर्म में कोई भी पोलैरिटी नहीं है, ये भी इनसॉल्युबल है। पेंटेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है मगर बच्चों 5 कार्बन की चेन है, तो ये इन बिटवीन आएंगे दोनों, पेंटेनॉल इन बिटवीन आएगा, फिनोल इन बिटवीन आएगा, विच इज पार्शियली soluble. So for this we can write partially soluble. So you can note down the answer. In the highly soluble formic acid and ethylene glycol due to the formation of hydrogen bond, chloroform and toluene being non-polar, they will be insoluble in the polar solvent, and phenol and pentanol, as they form weaker hydrogen bond, they will be partially soluble. And this was the last question. Now I'll meet you in the next video. We'll discuss question after this. Till then, bachon, take care. Bye bye.